सिंधु घाटी की सभ्यता। सिंधु घाटी की सभ्यता, जिसको अंग्रेजी में इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहते हैं, इसके संबंध में प्रतियोगी छात्रों के बीच में बहुत संशय रहता है कि इसके हर एक बिंदु पर उसको कैसे स्पष्टीकरण किया जाए। आज मैं जिन चीज़ों को यहाँ पर बताने चल रहा हूँ वो अति महत्वपूर्ण हैं और लगभग सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में उन्हीं टॉपिक्स पर प्रश्न बनाए जाते हैं। तो बहुत ही सारांश में और बहुत ही सटीक और मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स को मैं यहाँ पर प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। सबसे पहले तो इसका नामकरण के संबंध में बात आती है। तो सिंधु घाटी की सभ्यता को हड़प्पा की सभ्यता, क्योंकि सबसे पहले हड़प्पा नामक स्थान से इस सभ्यता के संबंध में साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, इसलिए इसको हड़प्पा सभ्यता का नाम दिया गया। बाद के दिनों में इससे संबंधित स्थल चूँकि सिंधु नदी के इर्द गिर्द मिलना शुरू हुए, तो इसलिए इसका नाम सिंधु घाटी की सभ्यता रखा गया। बाद की और खोजों से पता चला कि सिंधु घाटी की सभ्यता अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत के विभिन्न भागों में फैली हुई है। तब इसका नाम पुनः हड़प्पा की सभ्यता कर दिया गया। अच्छा, एक और सिंधु घाटी की सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता भी कहलाती है, क्योंकि इस समय तांबे के साथ टिन मिला करके कांसा नामक धातु बनाई जाती थी। और इस सिंधु घाटी की सभ्यता को ताम्र पाषाणिक सभ्यता भी कहा जाता है, क्योंकि इस समय तांबे और पाषाण पत्थर के औजार बनाए जाते थे। अगला पॉइंट ये है कि सिंधु घाटी की सभ्यता ये आद्य इतिहास से संबंधित है। आद्य इतिहास का वह काल है, प्रागैतिहास, आद्य इतिहास और इतिहास, इन तीन भागों में इतिहास को बांटा जाता है। प्रागैतिहास ये है कि जिस काल के संबंध में कोई लिखित सामग्री प्राप्त नहीं हुई है, और प्रागैतिहास उसे कहा जाता है जिसको प्रोटोहिस्ट्री इंग्लिश में कहा जाता है। ये वो काल है जिसमें लिखित सामग्री तो प्राप्त होती है लेकिन उसका अध्ययन नहीं किया जा सका होता है। तो सिंधु घाटी की सभ्यता की लिपि अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है। इसलिए यहाँ पर मैं ये भी बताना चाहूँगा कि इसी तरह से वैदिक सभ्यता भी आद्य इतिहास के अंतर्गत आती है, क्योंकि वेद जिस समय की ये घटना है, वेदों का जो काल था 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व तक का, वो उस समय श्रुति परंपरा में थे, गुरु और शिष्य परंपरा में थे। उस समय लिखे नहीं गए थे। उनका ईसा की बाद की सदियों में उनका संकलन महर्षि वेद व्यास द्वारा किया गया है। तो इसलिए उस सभ्यता को भी आद्य इतिहास के अंतर्गत रखा जाता है। अच्छा, एक अब नेक्स्ट पॉइंट ये है कि सिंधु घाटी की सभ्यता का जो स्रोत है, जो सोर्सेज हैं, इतिहास जानने के मुख्यतः 3 स्रोत होते हैं। साहित्यिक स्रोत, लिटरेरी स्रोत, साहित्यिक स्रोत मीन्स लिटरेरी स्रोत, और विदेशी यात्रियों के विवरण मतलब फॉरेन अकाउंट, और तीसरा पुरातात्विक। तो सिंधु घाटी की सभ्यता का जो स्रोत है, इन तीनों में से केवल पुरातात्विक स्रोतों से सिंधु घाटी की सभ्यता का ज्ञान प्राप्त होता है। अब ये स्रोत आते कहाँ से हैं? विभिन्न स्थलों का जो खोज की गई और उनके जो उत्खनन कराए गए, उनसे जो प्राप्त वस्तुएं हैं, उन्हीं के आधार पर सिंधु घाटी की सभ्यता का निर्माण किया जाता है। तो एक तो ये हो गया। अब इसके बाद आती है सिंधु घाटी की सभ्यता का तिथि। इसकी तिथि देखिए, इसमें तो विभिन्न विद्वानों ने भिन्न भिन्न मत दिए हैं, लेकिन इसका सामान्य जो तिथि है वो कार्बन डेटिंग तिथि है 2300 ईसा पूर्व से लेकर के 1750 ईसा पूर्व। वैसे सामान्यतः इसकी तिथि जो है वो दी जाती है 2500 ईसा पूर्व से लेकर के 1500 ईसा पूर्व तक। सिंधु घाटी की सभ्यता काले एवं लाल मृदभांड से संबंधित है। दरअसल काले और लाल मृदभांड इस काल में पाए जाते थे। उसके बाद वैदिक काल में चित्रित धूसर पात्र परंपरा थी, और उसके बाद 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में उत्तरी काली चमकीली पात्र परंपरा का प्रचलन हुआ करता था। अब देखिए,
अगला टॉपिक जो आता है वो सिंधु सभ्यता का विस्तार है। ये ध्यान देते चलिए कि जितने भी टॉपिक मैं बोल रहा हूँ इस पर सब पर क्वेश्चन बहुत ही बनते हैं। वो केवल उन्हीं टॉपिक्स को मैं उठा रहा हूँ जिन पर क्वेश्चन विभिन्न परीक्षाओं में बनते हैं। तो अगला ये आता है कि सिंधु घाटी की सभ्यता को देखिए, इसका विस्तार थोड़ा सा समझ लीजिए। तो इसका सबसे पहले तो ये देखिए कि ये 3 देशों में फैली हुई सभ्यता है, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और भारत। अब इसका जो सबसे पश्चिमी स्थल है वो सुतकागन-डोर है, जो पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में दस्क नदी के किनारे पर स्थित है। यहाँ पर 1927 में दस्क नदी पर स्थित है, ये खुदाई करवाई गई थी। और उसके बाद सबसे पूर्वी स्थल इसका आलमगीरपुर है, जो उत्तर प्रदेश के मेरठ ज़िले में यमुना की सहायक हिंडन नदी के किनारे पर स्थित है। इसी तरह से इसका सबसे उत्तरी स्थल जो है वो सबसे उत्तरी स्थल इसका मांडा है, जो भारत के जम्मू में स्थित है। और सबसे दक्षिणी भाग इसका दाइमाबाद है, जो महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। महाराष्ट्र में इसका ये प्रवरा नदी है, महाराष्ट्र के अहमदनगर ज़िले में प्रवरा नदी, ये गोदावरी की सहायक नदी है, उसके किनारे पर स्थित है। अच्छा, इसका मांडा जो है वो चिनाब नदी के तट पर स्थित है। तो ये इस तरह से देखिए कि पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, इतनी दूर में सिंधु सभ्यता का विस्तार था। अब देखिए कि इसमें से वैसे तो बहुत से स्थल हैं, लेकिन इनमें से हम प्रमुख स्थलों में और वहाँ से प्राप्त वस्तुओं के बारे में मैं उल्लेख करने चल रहा हूँ, जिन पर कि क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। सबसे पहले तो देखिए कि एक क्रम से मैं चलता हूँ। अफ़गानिस्तान में मुंडिगाक और सोर्तुघई 2 स्थान हैं, और उसके बाद जब हम आते हैं पाकिस्तान में, तो सबसे प्रमुख स्थल है वो हड़प्पा है। हड़प्पा देखिए, हड़प्पा पंजाब प्रांत के मांटोगोमरी ज़िले में, जिसका आधुनिक नाम शाहीवाल है, वो रावी नदी के बाएं किनारे पर वो स्थित है। यहाँ इसके बारे में सबसे पहले 1826 ईस्वी में चार्ल्स मेसन महोदय ने इसके बारे में जानकारी दी थी। और यहाँ पर सबसे पहले 1921 में सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में दयाराम साहनी महोदय और दयाराम साहनी महोदय एवं माधो स्वरूप वत्स साहब महोदय ने यहाँ पर खुदाई करवाई। और यहाँ से जो विभिन्न वस्तुएं प्राप्त हुई हैं, उसमें सबसे पहले तो एक श्रमिक आवास मिलता है। दूसरा ये है कि 2 प्रमुख कब्रिस्तान मिलते हैं, जिनमें से एक का नाम एच दिया गया। एच का मतलब ये इस संस्कृत से अलग लोगों का ये शवाधि स्थान था, मतलब ये यहाँ पर इनको दफनाया जाता था। और दूसरा कब्रिस्तान R37 है। ये 2 चीज़ें यहाँ की महत्वपूर्ण हैं। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण वस्तुएं जो प्राप्त हुई हैं, वो अगला स्थल जो है वो भी पाकिस्तान का मोहनजोदड़ो है। मोहनजोदड़ो जिसकी मीनिंग होती है मृतकों का टीला, वो पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना ज़िले में सिंध नदी के ये दाहिने तट पर स्थित है। यहाँ पर जो उत्खनन का कार्य करवाया है वो राखाल दास बनर्जी महोदय ने करवाया है, और 1922 में करवाया है। यहाँ से जो प्रमुख वस्तुएं प्राप्त होती हैं वो सूती एवं ऊनी कपड़ों के अवशेष हैं। नंबर 1 पर क्या है? सूती एवं ऊनी कपड़ों के अवशेष, जिससे ये पता चलता है कि यहाँ के लोग सूती वस्त्रों को पहना करते थे। नंबर 2 पर जो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है जो यहाँ से प्राप्त होती है वो है विशाल स्नानागार। विशाल स्नानागार 39 गुणित 23 गुणित 8 फीट इसका नाप थी, और ये सबसे उल्लेखनीय इमारत है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नंबर 3 पर यह है कि पशुपति शिव की
आकृति वाली एक मुहर मिली हुई है। पशुपति शिव की आकृति वाली एक मुहर मिली है। एक मुहर पर मतलब मीन्स ये है कि एक योगी का चित्र बना हुआ है जो योगासन मुद्रा में बैठे हुए हैं, और इनके दाएं जो है गैंडा और भैंसा बना हुआ है, और इनके बाएं जो है हाथी और बाघ बने हुए हैं, और नीचे दो हिरण बने हुए हैं। तो इनकी तुलना मार्शल महोदय ने इनका जो समीकरण किया है वो ये भारतीय हिंदू धर्म के शिव से की है। तो ये पशुपति शिव की आकृति वाली मूर्ति बनी है, जिससे ये माना जाता है कि यहाँ पर इस काल में, संधो काल में पशुपति शिव की पूजा हुआ करती थी। मोहनजोदड़ो की जो अन्य महत्वपूर्ण वस्तु है वो नर्तकी की कान से मूर्ति है। 14 सेंटीमीटर लंबी है, नग्न है। इससे ये पता चलता है कि इस काल में पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था, और ये जो कांसा है, ये तांबा और टिन को मिला करके बनाया जाता था। इन सब चीज़ों का इससे अनुमान लगाया जाता है। इसके आगे जो वस्तु प्राप्त होती है वो 27 खंडों वाला अन्नागार है। अन्नागार मतलब मीन्स ग्रैनरी है, 150 गुणे 75 फीट वाला। और अगली चीज़ जो यहाँ है, यहाँ से वो सभा भवन प्राप्त होता है। यहाँ पर सभा भवन जो कि 90 गुणे 90 वर्गाकार बना हुआ था, जिससे ये भी अनुमान लगाया जाता है कि यहाँ कोई न कोई राजनीतिक सत्ता रही होगी जो इस भवन को उपयोग में लाती रही होगी। और सातवां जो है, एक नाव के चित्र वाली एक मुहर मिली हुई है, जिससे ये पता चलता है कि यहाँ पर व्यापार जो होता था वो नाव से भी हुआ करता रहा होगा। अब देखिए तीसरा स्थल वो भी पाकिस्तान में ही स्थित है, चाहुन दड़ो। चाहुन दड़ो जो है ये इस यहाँ से इसीलिए केवल इस स्थल का उल्लेख किया जाता है क्योंकि यहाँ पर से मनका बनाने का कारखाना प्राप्त हुआ। मनका मीन्स गुड़िया में जो गुड़िया जो होती हैं, जो धागे में पिरोई जाती हैं, उनका कारखाना यहाँ से प्राप्त हुआ है। अब उसके बाद देखिए फिर हम आते हैं भारत में कौन कौन से प्रमुख स्थल हैं जहाँ से प्रमुख वस्तुएं प्राप्त हुई हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं लोथल। लोथल जो है गुजरात के अहमदाबाद ज़िले में भोगवा नदी के तट पर या फिर खंभात की खाड़ी के तट पर भी स्थित है, और इसे जो है लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो भी कहा जाता है। यहाँ पर खुदाई 1957 में SR राव ने करवाई थी, SR राव महोदय ने करवाई थी। यहाँ से प्राप्त जो वस्तुएं हैं प्रमुख, वो सबसे पहले है कि बंदरगाह, डॉक यार्ड या गोदी बाड़ा जिसको कहते हैं, उसके साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुए। बहुत क्वेश्चन इस पर बनता है, बहुत पूछा जाता है ये। दूसरा, नाव के आकार की 2 मोहरें मिली हैं। देखिए ये भी सिद्ध करता है, बंदरगाह भी सिद्ध करता है कि इनका विदेशों से नाव के द्वारा व्यापारिक संबंध था। अगली जो चीज़ प्राप्त होती है वो फारस की मोहरें यहाँ से प्राप्त होती हैं, और फारस की मोहरें प्राप्त होना है कि इनका विदेशों से वैदेशिक व्यापार इनका उस समय प्रचलन पर था। वो भी उससे फारस की खाड़ी आप लोग सुने होंगे, वहाँ होर्मुज द्वीप सुने होंगे, वहाँ से इनका व्यापारिक संबंध हुआ करता था। अगला जो है चावल के अवशेष यहाँ से प्राप्त हुए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये। फिर यहाँ से खिलौना नाव भी प्राप्त हुई है। ये सब चीज़ें सिद्ध करती हैं कि विदेशी व्यापार को। अगला स्थल जो है वो है रंगपुरा। रंगपुर जो है ये भी गुजरात के अहमदाबाद ज़िले में भादर नदी के तट पर स्थित है। यहाँ पर खुदाई MS वत्स साहब ने 1931 में करवाई थी, और यहाँ जो सबसे महत्वपूर्ण वस्तु प्राप्त हुई है वो धान की भूसी के अवशेष है। धान की भूसी के अवशेष, यही सब चीज़ें, यही सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं बार बार, खास करके न्यू कमर्स जो स्टूडेंट्स होते हैं जिनको हिस्ट्री रटना होता है, इन सब चीज़ों को रटना चाहिए। 80% क्वेश्चन इसी के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। अगला स्थल जो है वो भी गुजरात में ही है, वो सुरकोटदा है। अब सुरकोटदा से आप लोगों को लग रहा होगा यहाँ से ये खूब फेमस है, बहुत ही फेमस चीज़ है ये। पहली बात तो सुरकोटदा गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। यहाँ पर खुदाई जगपति जोशी महोदय ने 1967 में करवाई। यहाँ पर जो प्राप्ति है वो घोड़े की अस्थियाँ हैं, घोड़े की अस्थियाँ यहाँ से प्राप्त की गई हैं। और देखिए चौथा स्थल जो है ये यहाँ का वो धौलावीर है, गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है, लूनी नदी के तट पर स्थित है।
टीले की खोज डॉक्टर जगपति जोशी जेपी जोशी साहब ने की है। और यहाँ से ये विशालतम स्थल है और ये 3 खंडों में, अधिकतर 2 खंडों में स्थल बटे हुए हैं, लेकिन ये 3 खंडों में बटा हुआ है। अब देखिए अगला जो स्थल है वो कालीबंगा है। कालीबंगा मतलब काली मतलब ब्लैक, बंगा मीन्स चूड़ियाँ, तो मतलब कालीबंगा ये राजस्थान के गंगानगर जिले में स्थित है और घग्गर नदी के तट पर स्थित है। और ये दृश्यवती इसकी सहायक नदी है, उसके तट पर स्थित है। तो यहाँ पर खुदाई 1961 से 69 के बीच में करवाई गई थी बी लाल, ब्रजवासी लाल महोदय के द्वारा और BK थापड़ महोदय के द्वारा। तो यहाँ से जो प्रमुख वस्तुएं प्राप्त हुई उन पर भी क्वेश्चन बहुत ही बनता है। तो सबसे पहले देखिए कि यहाँ पर काले रंग की मिट्टी की चूड़ियाँ प्राप्त हुई हैं। यहाँ से काले रंग की मिट्टी की चूड़ियाँ प्राप्त हुई हैं, इसी के आधार पर इसको कालीबंगा कहा गया। दूसरा, हल से जुते हुए खेत के साक्ष्य, जब हल से जुताई होती है तो कूड़ बन जाती हैं, तो उसके साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुए हैं। और दूसरा, अग्निकुंड या हवन कुंड के साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुए हैं। अगला है कि यहाँ से मेसोपोटामिया की बेलनाकार मोहरें प्राप्त हुई हैं। ये भी दिखाता है कि मेसोपोटामिया जो आधुनिक के इराक के आसपास था, वहाँ से इनका व्यापारिक संबंध हुआ करता था। दरअसल सिंधु सभ्यता का जो समकालीन सभ्यताएं थी वो मेसोपोटामिया की सभ्यता थी और मिस्र की सभ्यता थी। इसलिए जो है इन सभ्यताओं से भी इनका व्यापारिक संबंध या कुछ न कुछ संबंध हुआ करता था, तो उस चीज़ के यहाँ पर ये सिद्ध करता है। और एक महत्वपूर्ण है कि एक ही खेत में 2 फसलों के बोने के साक्ष्य भी कालीबंगा से प्राप्त होते हैं। यहाँ से प्राक हड़प्पा या सिंधु सभ्यता के साक्ष्य भी प्राप्त, मतलब ये स्थल ऐसा है कि यहाँ सिंधु सभ्यता के पहले किस तरह की संस्कृति थी उसके भी साक्ष्य प्राप्त होते हैं। अच्छा, इस तरह की सभ्यता के साक्ष्य और जिन स्थलों से प्राप्त होते हैं वो है आमरी, बनमाली, रंगपुरा, रोपड़, रोपड़ नहीं है, बस केवल रंगपुरा तक है। अब अगला स्थल जो है वो रोपड़ है। रोपड़ या रूपनगर ये पंजाब प्रांत में सतलज नदी के किनारे पर स्थित है। यहाँ खुदाई 1953 में यज्ञदत्त शर्मा महोदय ने करवाई थी। इसकी प्राप्ति यहाँ सबसे इसीलिए है कि यहाँ पर सैकड़ों शवाधि स्थान यहाँ से प्राप्त हुए हैं। बस इतना ही यहाँ इसका इम्पोर्टेंस, क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट बनते हैं इस पर यही बनते हैं। नेक्स्ट है बड़ावली या बनमाली, ये हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है, घग्गर नदी के तट पर स्थित है। यहाँ खुदाई RS बिष्ट महोदय ने 1973 में करवाई। यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ प्राप्त हुई है, हल की आकृति के खिलौने। हल की आकृति के खिलौने जो सिद्ध करते हैं कि यहाँ के खेत को जोतने के लिए हल का प्रयोग किया जाता था, जिसमें लकड़ी का फल लगा होता था। लोहे का प्रयोग इस समय तक के लोगों को ज्ञान प्राप्त नहीं था। अब देखिए, ये तो हो गया ये प्रमुख स्थल जहाँ से हमको महत्वपूर्ण चीज़ें प्राप्त होती हैं और जिनके आधार पर हम सिंधु घाटी की सभ्यता की जो जीवन है उसका निर्माण करते हैं, मतलब राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक और सांस्कृतिक जीवन का निर्माण करते हैं। तो अब हम आते हैं कि सिंधु घाटी की सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं क्या थीं। तो सबसे पहले देखिए, सिंधु घाटी की सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। भारत का जो प्रथम नगरीकरण था वो सिंधु घाटी की सभ्यता में हुआ था। दरअसल उसके बाद जो वैदिक संस्कृति थी वो पुनः ग्रामीण संस्कृति में आ गई थी। उसके बाद द्वितीय नगरीकरण हमारा लोहे का जब ज्ञान प्राप्त हो गया, जब लोहे के फाल बनने लग गए, गहरी खुदाई होने लग गई, उससे अधिशेष उत्पादन होने लग गया, मतलब खाने पीने से ज़्यादा लोग पैदा करने लग गए, तो नगरों का जब निर्माण होने लगे तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जाके द्वितीय नगरीकरण होता है। तो सिंधु घाटी की सभ्यता क्या है? ये प्रथम नगरीकरण है। ये नगरीय सभ्यता थी, अर्बन सिविलाइजेशन थी। अब अर्बन सिविलाइजेशन देखिए, यहाँ की जो सड़कें हुआ करती थी, यहाँ की जो प्राप्त स्थलों का जो विभाजन था, यहाँ की जो भवन निर्माण था, यहाँ की जो नालियों का पैटर्न था, उससे ये अनुमान लगाया गया कि ये एक नगरीय सभ्यता थी। तो हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और कालीबंगा की खुदाई से जब खुदाई की गई तो यहाँ पूर्व और पश्चिम में 2 टीले प्राप्त होते थे। पूर्व का टीला जो होता था वो नगर हुआ करता था और पश्चिम का टीला जो होता था वो सिटाडेल या किला हुआ करता था।
नगर की रक्षा के लिए दीवार बनाई जाती थी। हड़प्पा मोहनजोदड़ो के दुर्ग या किले को रक्षा प्राचीर से घेरा गया था। इसका नगर क्षेत्र रक्षा प्राचीर से, इनका नगर क्षेत्र जो हुआ करता था, इनका केवल किला घिरा हुआ था, नगर क्षेत्र इनका किले रक्षा प्राचीर से मतलब बाउंड्रीज से घिरा हुआ नहीं था। लोथल और सुरकट कालीबंगा में नगर और किला दोनों अलग अलग रक्षा प्राचीर से घिरे गए थे। लोथल और सुरकोटदा में नगर तथा दुर्ग एक ही रक्षा प्राचीर से घिरे गए थे। ये बहुत ध्यान दीजिएगा कि लोथल और सुरकोटदा का नगर और दुर्ग जो दोनों टीले थे एक ही रक्षा प्राचीर से घिरे थे। इस पर खूब क्वेश्चन पूछा जाता है। अच्छा, कालीबंगा का ध्यान दे लिए होंगे कि दोनों नगर और किले दोनों घिरे हुए हैं, एक ही अलग अलग रक्षा प्राचीर से घिरे हुए हैं। अब देखिए फिर अगली विशेषता यहाँ की देखिए, जो सड़कें होती थी ये एक दूसरे को समकोण पर काटते हुए नगर को कई भागों में विभाजित किया करती थी। मोहनजोदड़ो की जो प्रमुख सड़क थी वो 33 फीट चौड़ी थी, अन्य 9 से 12 फीट चौड़ी हुआ करती थी। गलियां जो होती थी वो 4 फीट तक चौड़ी हुआ करती थी। अब देखिए अब क्या होता है, शहरों की क्या विशेषता होती है कि सड़कों के दोनों किनारों पर नालियां बनाई गई थी, और नालियां पक्की ईंटों से बना करके पत्थर की प्रस्तर चटाइयों से इनको पत्थर की चटाइयों से इनको ढका गया था, और ये स्लोपी हुआ करती थी। इनके बीच बीच में जरमुखे या गड्ढे बनाए जाते थे, जिससे पानी पानी बह करके बाहर निकल जाया करता था। इनको नालियों को जोड़ने के लिए मिट्टी, चूने, जिप्सम का प्रयोग किया जाता था। अच्छा, अब देखिए इसकी अगली विशेषता जो होती है, मकानों से अनुमान लगाया जाता है कैसे नगरीकरण नगरीय संस्कृति थी। देखिए मकान प्रायः इस समय के 2 मंजिले हुआ करते थे। ऊपर जाने के लिए सीढ़ियाँ हुआ करती थी, और ये इसके फर्श को कूट कूट करके कठोर बना दिया जाता था, और प्रायः एक घर में स्नानागार, रसोई घर, शौचालय, कुआं और हुआ करता था। इन घरों की जो खिड़कियां और दरवाजे हुआ करते थे वो मेन सड़क की ओर ना खुल करके अंदर गलियों में खुला करते थे। इमारतों का बनाने के लिए प्रायः पक्की ईंटों का प्रयोग किया जाता था। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया है, जबकि कालीबंगा, लोथल और रंगपुर में कच्ची ईंटों का प्रयोग किया गया है। देखिए ये तो नगरीय सभ्यता की विशेषताएं थी। उसके अगला देखिए, अब हम 5 भाग जो इतिहास का हमने अपने पिछले वीडियो में बताया है उसके आधार पर इस सभ्यता में हम देखते हैं कि और कौन कौन विशेषताएं होती थी। देखिए राजनीतिक जीवन के संबंध में यहाँ पर ऐसा इतना ये कुछ नहीं आया हुआ है कि इनका राजनीतिक जीवन के संबंध में बहुत अच्छा अनुमान लगाया जा सके, उस तरह से खुदाई में नहीं प्राप्त हुआ है। लेकिन फिर भी एक तरह के माप तौल की इकाइयाँ, नगरीकरण, वो सभा भवन का प्राप्त होना, ये सिद्ध करते हैं कि यहाँ पर कोई न कोई ऐसी राजनीतिक संस्था अवश्य रही होगी। और सामान्यतः ये माना जाता है कि विशाल स्नानागार उनके स्नान के लिए था, और ये जो सभा भवन उनके लिए हुआ करता था। तो इस तरह से एक राजनीतिक जीवन का अनुमान लगाया जाता है। फिलहाल तो इस पर बहुत क्वेश्चंस भी नहीं बनते हमारे। तो फिर अगला जो जीवन है इनका वो होता है सामाजिक जीवन। अब सामाजिक जीवन में जैसा कि हमने पहले बता दिया है, सबसे पहले देखिए सामाजिक जीवन की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, परिवार होती है। तो परिवार यहाँ जो सिंधु घाटी की सभ्यता का परिवार था वो मातृसत्तात्मक था। मातृसत्तात्मक मतलब परिवार में माँ की सत्ता प्रधान थी। बाद के कालों में, वैदिक काल या बाद में, यहाँ पर पितृसत्तात्मक परिवार होने के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। लेकिन सिंधु सभ्यता का याद रखिए कि जो परिवार हुआ करता था वो मातृसत्तात्मक हुआ करता था। अब देखिए दूसरा जो सामाजिक जीवन का अवस्था होती है वो ये होती है कि इस काल में महिलाओं की स्थिति कैसी थी। जैसा कि बाद के कालों में आप देखेंगे कि महिलाओं की स्थिति धीरे धीरे खराब होती चली गई, लेकिन सिंधु घाटी की सभ्यता में स्त्रियों की दशा अच्छी थी। पर्दा प्रथा, सती प्रथा जैसे सामाजिक बुराइयां जो थी वो उनके साक्ष्य भी प्राप्त नहीं होते। इसी तरह से
अब देखिए, स्त्रियों की दशा के बाद सामाजिक जीवन में जो हम पढ़ते हैं वो होता है कि क्या समाज का विभाजन हुआ था। जैसे आगे चल कर के सैंधव सभ्यता के बाद जो वैदिक सभ्यता आती है, बाद के जीवन में भारतीय इतिहास में जाति प्रथा और वर्ण व्यवस्था का हम वर्णों का ज्ञान, चार वर्णों की स्थिति हमको पता चलती है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र हुआ करते थे। इस तरह से कोई विभाजन सामान्यतः सैंधव सभ्यता में प्राप्त नहीं होता है, लेकिन कुछ विद्वान लोग इसको चार भागों में विद्वान, योद्धा, व्यापारी और शिल्पकार या श्रमिक के रूप में बांटते हैं। लेकिन अब देखिए कि ये हो जाने के बाद अब इस समय का खान पान क्या था। भोजन शाकाहारी और मांसाहारी दोनों हुआ करते थे। सूती एवं ऊनी कपड़े पहने जाते थे। स्त्रियां जूड़ा बांधती थी, पुरुष लंबी लंबी दाढ़ी और मूछ रखते थे। स्त्रियां सौंदर्य प्रसाधन, काजल, पाउडर एवं लिपस्टिक से परिचित थीं। देखिए, अब फिर आता है कि इस समय जो मनोरंजन का प्रमुख साधन था वो पासा खेलना मनोरंजन का मुख्य साधन था। शिकार, मछली मारना, पशु पक्षियों को लड़ाना मनोरंजन के अन्य प्रमुख साधन थे। अब देखिए, आर्थिक जीवन में जब आते हैं तो देखिए आर्थिक गतिविधियां जो होती हैं वो क्या है। अर्थशास्त्र का प्राथमिक जो सेक्टर है, प्राथमिक जो क्षेत्र है, कृषि पशुपालन का है, दूसरा उद्योग का है और तीसरा व्यापार वाणिज्य का है। तो उसी का हम क्रम में एक पढ़ते हैं। सबसे पहले कृषि में देखिए फसलें इस समय कुल मिलाकर के 9 फसलें उगाई जाती थी, ऐसा अनुमान लगाया गया है, जिसमें से गेहूँ, जौ, चावल, कपास, चना, मटर, राई, ये एक ब्रासिका जुन्सी भी थी, वो प्रमुख है। अब देखिए कि इन फसलों को उगाने के लिए हल का प्रयोग किया जाता था, लकड़ी के फाल का जिसमें प्रयोग किया जाता था, क्योंकि इस काल के लोगों को लोहे का ज्ञान नहीं था। अब देखिए इसके लिए क्यों ये अनुमान लगाया गया। ये बर्णमाली जो हरियाणा है और वहाँ से जो है मिट्टी के हल की आकृति के खिलौने प्राप्त हुए हैं। कालीबंगा में हल से जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। जब फसलों की कटाई के लिए हंसिया का प्रयोग किया जाता था, जो शायद पत्थर की बनी हुई होती थी। सिंचाई का साधन इस समय कुआं, जलाशय हुआ करते थे। खास ध्यान देने की बात है कि यहाँ इस काल में नहरें नहीं हुआ करती थीं। देखिए अगला जब हम आते हैं तो अब पशुपालन में, तो इसमें देखिए बैल, भेड़, कुत्ते, ऊंट, हाथी, सुअर, बकरी, घोड़ा ये पाले जाते थे। गाय के पालने का साक्ष्य नहीं मिलता है। इस पशुपालन का मुख्य उद्देश्य हुआ करता था कृषि कार्य एवं बोझा ढोना, लेकिन कभी कभी दूध और मांस भी हुआ करता था। जब व्यवसाय, अब देखिए शिल्प और उद्योग, ये देखिए मुख्य व्यवसाय जो हुआ करता था वो कताई बुनाई यानी कि सूत काटना हुआ करता था। इसके अलावा बढ़ई गिरी, मिट्टी के बर्तन बनाना, मनका बनाना, ईंट बनाना, सोना चांदी के आभूषण बनाना, ये तांबे के साथ टिन मिला करके कांसा बनाना, ये और तांबे और पत्थर के औजार बनाना, ये सब चीज़ें इस काल के मुख्य व्यवसाय थे। खास बात वही है कि सिंधु सभ्यता के लोगों को लोहे का ज्ञान नहीं था। अब देखिए व्यापार और वाणिज्य में जब हम आते हैं तो व्यापार वाणिज्य ये है कि सबसे पहले तो व्यापार और वाणिज्य जो था इसमें चूंकि सिक्कों का प्रचलन नहीं था, तो वस्तु विनिमय बार्टर सिस्टम पर आधारित था। ध्यान दीजिएगा कि इस काल में मुहरें जरूर प्रचलन में थी, लेकिन मुहरों का काम वस्तुओं पर ठप्पा लगाने के लिए होता था, सिक्के के रूप में नहीं होता था। लड़के अधिकतर कंफ्यूज हो जाते हैं कि मोहरे और सिक्कों का प्रचलन नहीं था। अब देखिए अब इसका साधन क्या था व्यापार वाणिज्य का। सबसे पहले बैलगाड़ी और घोड़ा गाड़ी, फिर नाव जो है अब इसको पीछे हमने बता दिया कि लोथल से एक खिलौना नाव मिली हुई है, मोहनजोदड़ो से कि मुहर पर नाव का चित्र बना हुआ है। तो ये और लोथल बंदरगाह के रूप में भी वहाँ बंदरगाह के भी साक्ष्य मिले हुए हैं। तो ये साधन हुआ करते थे। आंतरिक व्यापार में जो होता था वो गांव से खाद्य सामग्री आती थी और उसके बदले में सूती वस्त्र इत्यादि गांवों को भेजे जाते थे। अब जब बाह्य व्यापार या विदेशी व्यापार के संबंध में हम आते हैं तो सबसे पहले देखिए कि इनका फारस की खाड़ी
मेसोपोटामिया, जो आधुनिक इराक था, और अफ़गानिस्तान से इनका वाह्य व्यापार होता था। बहरीन द्वीप जो है वो इन दोनों के बीच में बिचौलिए का काम किया करता था। व्यापार की जो प्रमुख वस्तुएं थी वो सूती वस्त्र हुआ करती थी, सूती वस्त्र हुआ करती थी। अब देखिए, सोना दक्षिण भारत से मंगाया जाता था, चांदी ईरान और अफगानिस्तान से मंगाया जाता था, तांबा राजस्थान से मंगाया जाता था, लाजावर्द मणि थी वो बदख्शां अफगानिस्तान से मंगाई जाती थी, देवदार और शिलाजीत हुआ करते थे, ये हिमालय क्षेत्र से मंगाए जाते थे। शंख और घोंगे फारस की खाड़ी से मंगाए जाते थे। लाल रंग फारस की खाड़ी के होरमुज नामक स्थान से मंगाए जाते थे। अब देखिए, इनका माप तौल की इकाइयाँ क्या हुआ करती थी। गणना के लिए से 16 और उसके गुणकों का प्रयोग किया जाता था। ध्यान रखिएगा, इस पर क्वेश्चन खूब बनते हैं। तौल की इकाइयाँ 16 के अनुपात में हुआ करती थी। बाट अधिकतर घनाकार हुआ करते थे। बाट बनाने के लिए सिलखड़ी, चूना पत्थर इत्यादि का प्रयोग किया जाता था। देखिए, ये हुआ इनका आर्थिक जीवन। अब हम आते हैं इनके धार्मिक जीवन पर। धार्मिक जीवन में देखिए, बहुदेववाद का प्रचलन था। प्रकृति की पूजा की जाती थी यहाँ पर, और सबसे सर्वाधिक जो पूजा होती थी वो मातृ देवी की हुआ करती थी। दूसरे प्रमुख देवता हमारे पशुपति शिव हुआ करते थे, जिनका विवरण हमने पीछे दिया हुआ है। अब देखिए, तीसरा लिंग और योनि की पूजा हुआ करती थी, वो आज भी होती है हमारा। इसके अलावा वृक्ष पूजा, पशु पूजा, ये सब प्राकृतिक शक्तियों की पूजा इस काल में हुआ करती थी। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान दीजिए कि किसी भी काल में शव को शवाधिष्ठान करने के लिए, उनको दफनाने के तरीके से अनुमान लगाया जाता है कि लोगों का मृत्यु के बाद के जीवन में क्या विश्वास हुआ करता था। तो यहाँ पर चूँकि यहाँ पर 3 तरह के संदेह सभ्यता में प्रचलन था कि पूर्ण समाधिकरण। पूर्ण समाधिकरण मतलब पूरी तरह से उनको गाड़ दिया जाता था शवों को। एक आंशिक समाधिकरण था। आंशिक समाधिकरण में ये था कि पहले छोड़ दिया जाता था उसको, जब वो कुछ नष्ट हो जाते थे, जानवर इत्यादि खा लेते थे, तो उसके बचे हुए भाग को दफना देते थे। आंशिक शवाधिकरण था। और एक कलश शवाधान था कि मतलब पूरी तरह से जला के उसके राख को कलश में रख करके दफना दिया जाना। अच्छा, इनसे ये भी होता है कि कई जगह युगल समाधान जैसे प्राप्त हुआ है, तो उनसे ये अनुमान लगाया जाता है कि इनके मृत्यु के बाद के जीवन में, कि उसके बाद भी जीवन होता है, उसमें इनका विश्वास हुआ करता था। अब देखिए, अगला नंबर पर हम आते हैं कि इनका सांस्कृतिक जीवन कैसा था। सांस्कृतिक जीवन में देखिए, कला में पत्थर, धातु एवं मिट्टी की मूर्तियाँ बनाते थे। मूर्तियों में पत्थर